देंगे तो एको दिन में हो जाएगा। लेकिन चलो मामला ये है कि हम उसके इर्द गिर्द का क्वेश्चन भी तुमको बताते रहे कि दोनों अगर क्वेश्चन रहेगा तो तुम बहुत आसानी से बना पाओगे। जठर रस कैसा होता है? अम्लीय है। लगभग 5.5 के आसपास पीएच होता है। अरे मुख कैसा होता है? मुंह कैसा होता है? मुंह कैसा होता है? अम्लीय है वो। पेशियों में संग कहां पर? बड़ी आंत में। अब बाद बाकी सभी का पाचन कहाँ होता है? हाँ, छोटी आंत में ना। बाद बाकी सभी चीजों का पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और आहार नाल में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं किसके द्वारा? क्रमाकुंचन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रमाकुंचन क्या है? मांसपेशियों में संकुचन। मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव को हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। यहां से बना था ना पित्त रस की प्रकृति। अब देखो चला, जो उदर रस की प्रकृति अगर कहेगा या जठर रस कहेगा, क्या कहेगा? जठर रस या उदर रस की जो प्रकृति होती है ये अम्लीय होती है। कैसी होती है चला? अम्लीय होती है। पित्त रस जो होता है, पित्त रस जो होता है ये कैसी होती है? क्षारीय। ई अम्लीय होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। किसके कारण? आई क्षारीय होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के कारण। किसके कारण? हम आपको बोले थे जितना भी टाइप का सोडा है वो सब का सब क्या है? क्षार है। तो आपको क्वेश्चन कहेगा जठर रस या उदर रस अम्लीय होता है किसके कारण? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। अब पित्त रस क्षारीय होता है किसके कारण? बेकिंग सोडा के कारण। जल्दी से लिख लो। जठर रस या उदर रस कैसा होता है? अम्लीय। अब पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय। शुक्रवार को चलाएगा हम कर देंगे खत्म। हम तो सोचे थे 3-4 दिन चलेगा, बहुत ही लंबा हो। खाली पढ़ देंगे तब तो एको दिन में हो जाएगा। लेकिन चलो मामला ये है कि हम उसके इर्द गिर्द का क्वेश्चन भी तुमको बताते रहे कि दोनों अगर क्वेश्चन रहेगा तो तुम बहुत आसानी से बना पाओगे। जठर रस कैसा होता है? अम्लीय है। लगभग 5.5 के आसपास पीएच होता है। अरे मुख कैसा होता है? मुंह कैसा होता है? मुंह कैसा होता है? अम्लीय है। लेकिन एनामेल कैसा होता है? एनामेल कैसा होता है? इनामेल और टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। इनामेल और टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। इससे ज्यादा तो क्वेश्चन अटपट इसमें है नहीं। हो गया? इनामेल और टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। जठर रस उदर रस कैसा होगा? अम्लीय। पित्त रस कैसा होगा? क्षारीय। मुंह कैसा होगा? अम्लीय। सही है ना? ये सब तो जानवे करता है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और क्या है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ये सब जानता है ना? हाँ, ये ओल बकरी तो तुम ऑलरेडी जानता है। अब आ जाओ हेने। देखो चला, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का नाम सुने हो? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में बदलता है। हेडिंग दो, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज यानी C6H12 C6H12O6 जो है वो बदल जाता है पाइरुवेट में। किसमें बदल जाता है? पाइरुवेट में बदल जाता है। आप पाइरुवेट बोले तो C3H3O3। हो गया? देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है दोस्त मेरे कि ग्लूकोज टूट जाता है किसमें? पाइरुवेट में। किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज हो गया C6H12O6। आई पाइरुवेट में टूटेगा C3H3O3 में। क्लियर है? बोलो ना रे।
तो ग्लूकोज किसमें टूट जाता है? पाइरुवेट में। किसमें टूट जाता है? यानी 6 कार्बन कितने कार्बन में टूट जाता है? 3 कार्बन। 6 कार्बन 3 कार्बन में टूट जाता है। अब ग्लूकोज चला जटिल यौगिक है। कौन यौगिक है? ग्लूकोज कैसा यौगिक है? जटिल। जितना कार्बोहाइड्रेट है वो सब जटिल यौगिक है। जटिल यौगिक को सरल शर्करा में या सरल शर्करा को जटिल यौगिक में। कल हम बोले थे आपको कि पौधे सरल को जटिल में बदलते हैं क्योंकि वो CO2 H2O को बदलते हैं ग्लूकोज में। हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज जटिल को सरल में बदलते हैं। सही है ना? अब कहता है एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु को 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है और इसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये जो प्रक्रिया है चला, इसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये पूरा का पूरा जो मामला है चला, ये कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? ये पूरा का पूरा मामला कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है चला? ये पूरा का पूरा मामला कोशिका द्रव्य में होता है। ये जो ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है, ये पूरा मामला कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। बताओ, यह प्रक्रिया ये तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है और यह प्रक्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। अब देखो चला, पाइरुवेट का विखंडन और श्वसन जो होता है, पाइरुवेट का जो विखंडन और श्वसन होता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो इसमें 3 बातें होती है। जो बच्चा बढ़िया से समझिएगा, इसका मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर हम लोग कहते हैं जो श्वसन हम लोग करते हैं, इसमें 3 बातें हैं। या तो पर्याप्त ऑक्सीजन होगा, या अपर्याप्त ऑक्सीजन होगा, या ऑक्सीजन नहीं होगा। 3 बातें हैं। हम लोग जो श्वसन के दौरान ऊर्जा गेन करते हैं, इसमें 3 बातें हैं। या तो ऑक्सीजन पर्याप्त होगा, या तो ऑक्सीजन क्या होगा दोस्त मेरे? ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन पर्याप्त होगा, या ऑक्सीजन आंशिक होगा। आंशिक होगा मतलब अपर्याप्त होगा, अपर्याप्त होगा। या नहीं तो ऑक्सीजन क्या होगा? अनुपस्थित होगा। क्या होगा चला? अनुपस्थित होगा। तो इसमें अगर हम बात करें, ऑक्सीजन अगर पर्याप्त होगा तब जो हमको मिलेगा वो मिलेगा CO2 प्लस H2O अब प्लस क्या मिलेगा? ऊर्जा। अगर ऑक्सीजन अपर्याप्त है, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलता, तो हम लोग जोर जोर से सांस खींचते हैं क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलता और जोड़ों में दर्द भी होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। और जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाएगा तो धीरे धीरे आप बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि बेहोशी की स्थिति आ जाती है। देखिए, अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, वहां पर आपको रख दिया जाए तो धीरे धीरे आप बेहोशी की स्थिति में चलने लगेगा, हाथ पैर आपका एकदम सुस्त होने लगेगा, क्योंकि इथेनॉल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? अभी नहीं सोचना दारू पीने से बढ़िया है ऑक्सीजन हटा दे जीवन से। अरे, दारू पीने से बढ़िया है कि ऑक्सीजन हटा दीजिए, इथेनॉल का निर्माण होगा, अपने आप का शरीर जो है काम करना बंद कर देगा। ऑक्सीजन पर्याप्त होगा तो क्या होगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन आंशिक और अपर्याप्त होगा तो लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो इथेनॉल प्लस ऊर्जा। सही है ना? तो देखो, इसको याद रखने के लिए आप ये समझिए, पर्याप्त होगा तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, अपर्याप्त होगा तो जो दौड़ते हैं हम लोग तो वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा, और अगर एकदम अनुपस्थित हो जाएगा तो बेहोशी आ जाएगी, दैट इज इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल का निर्माण करता है। दारू पिए हैं आप लोग कभी? नहीं, पीजिएगा भी नहीं। हम एक बार ट्राई किए थे, लेकिन चला इतना कड़वा है वो कि पीना मेरे बस में नहीं था, इसलिए हम उसको नहीं पिए। मतलब एक घूंट स्प्राइट नहीं, तुम मतलब साफ ही इतना, तुम देखना जो आदमी दारू पीता है वो सबसे पहले जब एक पैकेट डालेगा, ये जो ऐसे करता है ना, इसलिए कि चला उसका टेस्ट बहुत ही घटिया है। बस हमको लगता है इतना घटिया टेस्ट का दैनिक जीवन में कुछ भी उपस्थित नहीं है उसके अलावे। अब पता नहीं फिर भी लोग पीते हैं, क्यों पीते हैं, तो जो पीते हैं वो जाने। लेकिन चला लेकिन एक बार ट्राई किए थे, हमको लगा कि एक बार पी के देखते हैं, सब पी रहा है, खत्म, मजा आता है, एक बार देते हैं पी के। लेकिन चला वो टेस्ट इसका इतना खराब है कि आप उसको पी नहीं सकते, लेकिन बहुत लगभग लोग पीवे करते हैं। तो टेस्ट छोड़ो, लोग कहता है टेस्ट को छोड़ो, मजा को देखो, तो वही वाला बात है। तो अगर आप नहीं पिए हैं तो कभी पीजिएगा नहीं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो क्या बना देगा? इथेनॉल। क्या बना देगा? तुम लोग लेकिन मन में सोचता होगा, अरे आप तो पीवे करते होंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं, सोच रहा था क्या तापे पागल है कि रे? अच्छा चला, अगर हम पिएंगे तो हम कह देंगे कि हम दारू पीते हैं, कौन जुल्म हो जाएगा? मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा?
एक पैसा कमाते हैं हम अपने पैसे का पीते हैं, इसमें क्या? तो हम स्टूडेंट नहीं है ना, है मन करेगा पियेंगे। अभी चला मन कर नहीं रहा है, जब मन करेगा शुरू करेंगे। हम सोचे हैं 60-65 के बाद शुरू करेंगे। 65 के बाद करने से फायदा ये होगा ना, कैंसरो होगा। हमरा कहेगा डॉक्टर कैंसर हो गया, तो हम कहेंगे हाँ समय पुरले होने दो, जितना दिन है उतना। एकदम चला ये सब घटिया काम नहीं करना है। गुटखा कितना लोग, खैनी कितना आदमी खाता है? इमाम विद्या कसम हाथ खड़ा कर दो। ये खाता है खैनी? विद्या कसम है। 1 2 3 4 चला। कौन है जे खाता है? हाथ खड़ा करो, नहीं तो 1 नंबर से नहीं होगा नौकरी। अरे बाप रे बाप, आओ आओ, आज पॉपुलर कर। अरे इसमें 10 से 15% लड़का खैनी खाता है। बिहार की शान है खैनी। छोटा स्टैंड अप कब से खा रहा है? हाँ 12वां से। तुरंत नोबेल पुरस्कार देते हैं। देखो चला, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने पर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, और ऑक्सीजन अपर्याप्त या आंशिक मात्रा में होने पर लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होने पर क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। 9 को काट दिया। अब देखो चला, एटीपी का नाम सुने हो ना? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की अगर हम बात करें, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही ना रे? इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? चला, ऊर्जा मुद्रा। क्या कहते हैं इसको? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एक एटीपी के श्वसन से 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। याद रखना होगा। हमारे शरीर में जो वसा है वो 1 कैलोरी अगर जलेगा, 1 कैलोरी अगर हमारे शरीर में ऊर्जा का काम होगा, तो एक वसा में 9.2 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा होता है। कितना? 9.2 कैलोरी पर ग्राम। अगर आपको कहेगा 1 एटीपी श्वसन होगा तो कितना किलो जूल पर मोल निकलेगा? 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मिलता है। अब देखो चला, क्वेश्चन आता है कि पौधों में, किसमें चला? पौधों में हम आपको पीछे भी बताए थे कि परासरण विधि द्वारा क्या होता है? खनिज का संचरण होता है। किसके द्वारा? परासरण विधि द्वारा ही ना पानी का संवहन करते हैं हम लोग। या पानी का जो परासरण विधि है क्या? अगर पानी अपने आप अवशोषित हो गया, यह विधि क्या कहलाते हैं? परासरण। देखो बात बताओ, जड़ में हम मोटर लगेले हैं, अपने आप अवशोषित होता है, तो यह क्रिया क्या है? परासरण। तो हम ये कह सकते हैं कि पौधों में परासरण होता है। बोलेंगे पौधों में क्या होता है? पौधों में परासरण की घटना होती है। परासरण क्या है? लिखिएगा परासरण। परासरण लिख के डैश दीजिएगा। हाँ विपिन पाठक भैया, आपका कमेंट हम देख रहे हैं। लिखे? लिखे हो? क्या लिखे? पौधों में परासरण विधि द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधों में कौन विधि द्वारा चला? परासरण विधि द्वारा जल का अवशोषण होता है। देखो पौधों में जल, खनिज लवण कौन विधि द्वारा? लिखना, परासरण विधि वह विधि है, परासरण विधि वह विधि है
पराशरण विधि वह विधि है जहां द्रव एक जगह से दूसरे जगह जहां द्रव एक जगह से दूसरे जगह अपने आप पहुंच जाते हैं, अपने आप पहुंच जाते हैं। जहां द्रव एक जगह से दूसरे जगह अपने आप पहुंच जाते हैं। तो ये खनिज लवण भी चला द्रव्य के रूप में न होता है। यह क्रिया केशिका क्रिया है कि कोशिका क्रिया है? केशिका क्रिया है। कहता है पौधों में जल खनिज लवण परासरण विधि द्वारा तथा CO2 और O2 का विनिमय कौन विधि द्वारा? गैसों को का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज। विनिमय का मतलब इंटरचेंज करना। विनिमय का मतलब इंटरचेंज का मतलब हुआ चला कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन देना। तो यह कौन विधि है? विसरण। ये कौन विधि है? तो कहते हैं गैसों का इंटरचेंज विसरण विधि द्वारा होता है, जबकि जल और खनिज लवण का जो आदान प्रदान होता है किस विधि द्वारा? पराशरण विधि द्वारा। कभी कभी क्वेश्चन आता है चला प्लोएम जो है किसका संचरण करता है? खनिज का ना। लेकिन आप याद रखिए खनिज और एमिनो एसिड का। खनिज और किसका? एमिनो एसिड। लड़का मार देता है खनिज, लेकिन अब ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया। सब जानता है जाइलम जल का प्लोएम खनिज का, जाइलम जल का प्लोएम खनिज का। तुमको क्वेश्चन देगा प्लोएम किसका संचरण करता है। अगर दे देगा प्लोएम किसका संचरण करता है तो एक ऑप्शन खनिज रहेगा, एक ऑप्शन खनिज और एमिनो एसिड रहेगा, तो वही मारना। बोलो ने खनिज और क्या? एमिनो एसिड। खनिज और क्या? खनिज और क्या? एमिनो एसिड। खनिज और एमिनो एसिड। अब बताओ तो हमने कहा जल और खनिज लवण का संचरण कौन विधि द्वारा? परासरण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? गैसों का इंटरचेंज होता है विसरण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। कहते हैं जलीय जीव का श्वसन दर। अब देखो चला एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जलीय जीव जो होते हैं, कौन जीव जो होते हैं? जलीय जीव का श्वसन दर अधिक होता है। श्वसन दर की अगर बात करोगे, श्वसन दर की अगर बात करोगे तो जलीय जीव का अधिक होता है। जलीय जीव का अधिक होता है स्थलीय जीव की तुलना में। जलीय जीव का अधिक होता है स्थलीय जीव की तुलना में। ध्यान दीजिएगा, पौधों में श्वसन दर जो होता है जलीय जीव में ज्यादा होता है और स्थलीय जीव में कम। जलीय जीव में चूंकि वो जल से ही ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, इसलिए ऑक्सीजन की यहां पर चूंकि श्वसन दर अधिक होता है, यहां ऑक्सीजन की कमी होती है। यहां ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी। और यहां ऑक्सीजन की अधिकता होती है। तो पृथ्वी पर जो स्थल पर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? 21% है। और यहां बहुत कम प्रतिशत में होता है, फिक्स नहीं कह सकते। अगर कहीं पर शुद्ध जल है तो हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड एक पैरामीटर है, BOD। नाम सुने हो? एक पैरामीटर है चला BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है चला? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? BOD। ये वो चीज ध्यान रखना, शुद्ध जल अगर है तो शुद्ध जल है कर मतलब समझ लो कि ऑक्सीजन अधिक है। बोले तो बताओ जकरा में ऑक्सीजन अधिक होगा तो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड जो होगा वो क्या होगा? कम। बोले नहीं करेगा। ये इधर पहले ध्यान दो तब लिखना, पूछता है क्वेश्चन चला। कहता है BOD बोले तो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड। अगर शुद्ध जल है तो ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगा। जिसकी मात्रा आपके पास ज्यादा होती है उसका डिमांड आपके पास क्या होता है? कम होता है।
किसी भी चीज की मात्रा अगर आपके पास चला जी ज्यादा है तो आप उसका डिमांड कीजिएगा। एकर मतलब अगर डिमांड नहीं है, एकर मतलब आपके पास मात्रा पर्याप्त है। अगर मात्रा कम रहेगा तो तुरंत डिमांड हाई हो जाएगा कि नहीं हमको वो बात चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? बोलो न रे। जैसे आपके पास अगर कोई ऐसा चीज हो जो बहुत ज्यादा हो गया हो, पहले नहीं था लेकिन अब है, अब है तब उसका डिमांड आपके पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो न रे। रसगुल्ला तोरा भर पेट खिला दें, हम तोरा कहेंगे और रसगुल्ला खाओगे और खाओगे, ना ना छोड़ो, मांग रहे थे देवे नहीं किया, अब हमरा अपने है, हमरा तो रसगुल्ला की कोई जरूरत नहीं है। बोलो ना रे। अब एक रात तुम लोग दूसर जगह लेके जा रहे हैं जी। दैनिक जीवन भी ऐसे ही चलता है। अगर मान लो कि तुम्हारी मैडम तुम्हारा फोन नहीं उठा रही है तो समझ लो कि तब तोहर जरूरत होगा नहीं। यही ना बात है। अब केकर करने उठा रही है देख लो। कहते हैं अगर अशुद्ध जल है, कौन जल है, सब बात में उल्टा सोच लेता है। अशुद्ध जल है तो ऑक्सीजन क्या है? कम। ऑक्सीजन क्या है? चला, ऑक्सीजन क्या है? कम। ऑक्सीजन कम होगा तो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा? ज्यादा। जल्दी लिख। हो गया? हम लोग जो चला शुद्ध जल पीते हैं ना, अगर आप कहती कहिएगा जैसे कैंगन वाटर वगैरह, कुछ कुछ पानी तो ऐसा है चला जो 600 रुपये लीटर भी है, 600 से 700 रुपये लीटर है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगा, तुम्हारा पाचन सही हो जाएगा, एनर्जी लेवल तुम्हारा सही हो जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनने लगेगा। ऑक्सीजन की मात्रा, अशुद्ध जल पियोगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या होगा? थकान। थकान है ना होगा, जल्दी थक जाओगे। तो अगर आप चाहते हो एनर्जी लेवल मेंटेन रहे तो कैसा जल पीना है? शुद्ध जल। क्लियर है? बोलो न रे। कुछ ऐसा भी फिल्टर है चला, वो अभी मेरे घर पे कुछ दिन पहले आया था, वो 8.5 लाख रुपए का खाली फिल्टर था। 8.5 लैक्स का फिल्टर था। उसमें गुण क्या था? वो जल को आयनीकृत करता था, जल को आयन में तोड़ देता था। जब आयन में टूट जाता था तो जब आप उसको पीजिएगा तो उसका तो H2O जो है अगर आयन में टूट जाएगा तो किस में बदल जाएगा? H प्लस प्लस हो H माइनस में टूटेगा। आज जब ये टूट जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा ई प्लस है तो माइनस चाहिए, ई माइनस है तो प्लस चाहिए। मतलब ये दूसरे को अपने साथ जोड़ेगा, जोड़ेगा तो दूसरा टूटेगा, दूसरा टूटेगा तुम्हारा पाचन आसान हो जाएगा। नहीं समझा? पाचन कब होता है? जब बॉन्ड टूटेगा खाना कि जुटेगा खाना? तो टूटेगा। तुम जो पानी पीते हो वो अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल वो आयनीकृत नहीं होता है, आयनीकृत नहीं होता, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो तुमको वो ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हारे में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तुमको थकान थकान महसूस होगा। और दूसरा कि H2O तुम्हारा आयनीकृत नहीं होगा, आयनीकृत नहीं होगा तो आयन नहीं बनेगा, आयन नहीं बनेगा तो दूसरे को अपने साथ तोड़ के घुलाएगा नहीं, और तोड़ के घुलाएगा नहीं तो पचेगा नहीं, अब पचेगा नहीं तो वो अनडाइजेस्टेबल हो जाएगा। अगर ये तोड़ देगा, आयन में टूट जाएगा तो ये दूसरे को अपने साथ क्या करेगा? जोड़ लेगा। बोलो न रे। कोई भी चीज एक जगह से टूटेगा तो दूसरे जगह क्या होगा? जुड़ेगा। बोलो न रे। अगर नहीं टूट रहा है तो मतलब दूसर से जुड़ेगा नहीं। बोलो ना रे। इसलिए हम लोगों को शुद्ध पानी पीना चाहिए। कहते हैं, गौर फरमाइएगा। अब मामला क्या है चला, श्वसन दर जो है वो जलीय जीव में ज्यादा होता है। किसमें ज्यादा होता है? जलीय जीव में ज्यादा होता है और स्थलीय जीव में कम। तो स्थलीय जीव में अगर कम होता है तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, श्वसन कम है तो ऑक्सीजन बचेगा ना। और यहाँ जलीय जीव में श्वसन ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बोलो हाँ। अब देखो, कहते हैं जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीव से अधिक होने के कारण जल में वायु के तुलना में
कहाँ कम ऑक्सीजन होता है? जल में ना, क्योंकि जलीय जीव का श्वसन दर अधिक होता है। क्योंकि जलीय जीव का श्वसन दर क्या होता है? अधिक होता है। जलीय जीव का श्वसन दर अधिक होगा तो वहां ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। क्लियर है? बोलो ना रे। किरचॉफ का नियम सुने हो? हाँ, देखो चला, किरचॉफ का दो नियम था, एगो वोल्टेज लॉ था, एगो करंट लॉ था। नाम सुने हो? किरचॉफ का दो नियम था, एगो था वोल्टेज लॉ, या एगो चला कह दें धारा नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन लॉ। ये पहला लॉ था, या इसी को हम लोग कहते हैं नोड लॉ। नोड लॉ। एक होता है चला, एक होता है वोल्टेज लॉ। कौन लॉ चला? वोल्टेज लॉ। अब वोल्टेज लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? लूप लॉ। ये दोनों जो है ना, ये क्या कहता है? ये कहता है इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। अगर किसी पर 2 एम्पियर की धारा यहां आ रही है किसी पॉइंट पर, और 3 एम्पियर की धारा यहां से आ रही है, तो जो निकलने वाली धारा होगी वो कितना होगी? 5 एम्पियर। ये धारा के प्रवाह को बताता है। किसको बताता है? ये कहता है बंद लूप में कुल वोल्टेज 0 होगा। बंद परिपथ में कुल वोल्टेज जो होगा, कुल वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा ना। कुल वोल्टेज कितना होगा? 0। तो ये किरचॉफ का नियम धारा के प्रवाह के बारे में बताता है कि जितना आएगा उतना जाएगा। लेकिन यही फैराडे का नियम है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये धारा उत्पन्न होने के बारे में बताता है कि फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा? ये बोलो रे। धारा के उत्पन्न होने के बारे में कौन बताता है? फैराडे। कौन बताता है? कौन बताता है? फैराडे। लेकिन धारा के प्रवाह के बारे में कौन बताता है? किरचॉफ। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसको हम लोग कहते हैं धारा, यह नियम धारा या आवेश संरक्षण। कल तो था, हमको लगता है एलपी वाला टेस्ट में, कल एलपी वाला टेस्ट में था ना। ये ऊर्जा संरक्षण। पढ़ो न रे, तब मोबाइल देखना। पढ़ो, दादा मोबाइल नहीं रहेगा जाने नहीं बचेगा। बार बार मोबाइल देख रहा है का मतलब कहीं इंगेज हो गया है। बाबू रास्ता बहुत गलत जगह जा रहा है, इसलिए बच्चों इन समस्या ही है कि इस उम्र में समझ में सही और गलत आता नहीं है। पढ़ियो रहा है, मोबाइल देख रहा है, पट 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 पट। लेबर में जब काम करना पड़ेगा ना, तभी दिन याद आएगा। इसलिए चला पढ़। हो गया? लिखने रे जल्दी। अरे हो गया। पढ़े? अब देखो चला, ये लाइन अब बढ़िया से समझना। किरचॉफ का नियम से मोटर में धारा का प्रवाह, मोटर में धारा का प्रवाह समझाया जाता है तथा उत्पन्न किया जाता है धारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार। क्लियर है कि डाउट है? अगला लाइन, प्लाज्मा। प्लाज्मा चला, प्लाज्मा, प्लेटलेट, हिपेरिन, ये सब का नाम सुना है? प्लाज्मा जो है ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है चला?
परिवहन करता है। हिपेरिन जो होता है ये रक्त में पाया जाता है, जो जमने देता है कि जमने नहीं देता है? रक्त के अंदर पाया जाता है, जो रक्त को जमने नहीं देता है। एक होता है प्लेटलेट, प्लेटलेट रक्त के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है हिपेरिन, अब बाहर में रक्त को जमने नहीं देता है। जमने देता है कि जमने नहीं देता है? हाँ, जमने देता है। कौन? प्लेटलेट। इसी के कारण रक्त जमता है। एक मिनट, होल्ड डाउन। हमने आपको कहा प्लाज्मा किस किस चीज का परिवहन करता है? जितना खाद्य पदार्थ है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, उस सब का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा। हिपेरिन रक्त के अंदर जमने नहीं देता है, और प्लेटलेट जो है वो जमने देता है। जमने देता है कहाँ? बाहर कि अंदर? बाहर में। अंदर में जम जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। बाहर यह जमने देता है। कौन जमने देता है? प्लेटलेट। ये कहाँ? बाहर के अंदर। आई कहाँ? अंदर, रक्त के अंदर, मतलब शरीर के अंदर। बोलो न रे। हो गया? अरे हुआ? अरे हुआ? अब देखो, कहता है प्लाज्मा भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी उपस्थित का, नाइट्रोजनी अपशिष्ट का, नाइट्रोजनी अपशिष्ट का क्या करता है? वहन करता है। किसका किसका? भोजन का, CO2 का, और किसका? नाइट्रोजनी अपशिष्ट का क्या करता है? वहन करता है। लसिका का नाम सुना है रे? चिपचिपा पदार्थ होता है। लसिका क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो वसा का वहन करता है। किसका वहन करता है? लसिका एक चिपचिपा पदार्थ। टेस्ट वगैरह करने के लिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं, सफेद कलर का। कभी ऐसा हुआ होगा कट खोट के जाता है तो वो चिपचिपा द्रव निकलता है, तो उसको हम लोग लसिका कहते हैं। टेस्टिंग में भी हम लोग उसी का उपयोग करते हैं। रक्त का भाग है, यह किसका वहन करता है? वसा का। किसका वहन करता है? इसीलिए देखना तेल जैसा चिपचिपा रहता है। तेल जैसे चिपचिपा नहीं रहता है, क्योंकि वसा भी तो फैट है ना है, तो फैट है तो कहते हैं लसिका एक चिपचिपा पदार्थ है जो पाचित वसा का क्या करता है? वहन करता है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। हृदय कौन सा अंग है? अस्थि है उसमें कि पेशी है? पेशी मतलब मांसपेशी है, हड्डी न है। तो हृदय कहता है एक पेशीय अंग है जो हमारे किसके आकार का होता है? मुट्ठी का आकार। एड्रीनलिन ग्लैंड यहीं से ना ऑपरेट होता है। कहां से? हृदय से। कहां से? एड्रीनलिन ग्लैंड जो होता है, जिसको हम लोग एड्रीनलिन हार्मोन देता है, लरो या उरो हार्मोन कहते हैं ना उसको, उसका संबंध कहां से है? हृदय से। कहां से है? इसका आकार कितना बड़ा होता है? मुट्ठी के आकार। कितना बड़ा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। एक सामान्य मनुष्य के रक्तदाब का ही तो सबको पता होगा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। बोलो ना रे। ये हो गया चला सिस्टोलिक। लेकिन तुम लोग हिंदी ऑप्शन चूज करेगा तो वहां देगा प्रकुंचन। अनुशीतलन बोले तो डायस्टोलिक। बोलो ना रे। सिस्टोलिक कितना? 120, और डायस्टोलिक कितना? 80। इस सामान्य मनुष्य का है। अब एक बात बताओ, चलो मछली में और हम लोगों में क्या अंतर है? मछली में एक ही परिसंचरण तंत्र है, उसमें चला शुद्ध अशुद्ध रक्त केम बहता है। हम लोगों में लेकिन एगो सिरा है, एगो धमनी है। सिरा में शुद्ध कि अशुद्ध? सिरा में अशुद्ध रक्त जाता है और धमनी में शुद्ध रक्त जाता है ना।
हम लोगों के पास दो प्रकार की सिराएं, एक सिरा है और दूसरा क्या है, धमनी। तो सिरा में अशुद्ध रक्त का वहन होता है और धमनी में शुद्ध रक्त का। बोलो ना रे। तो लेकिन मछली में ऐसा नहीं होता, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें शुद्ध अशुद्ध एक में बहता है। बोलो ना रे। तो आपको कह देगा मछली के अलावे सब में दो पार्ट होता है, एगो धमनी एगो सिरा, एगो से शुद्ध रक्त जाता है एगो से अशुद्ध रक्त। लेकिन चला बाद मछली में क्या होता है, एक ही परिसंचरण तंत्र होता है, शुद्ध भी उसी से जाता है अशुद्ध भी उसी से जाता है। तो कहते हैं मछली में एकल रक्त परिसंचरण तंत्र, जबकि अन्य केसरुकी में दोहरा। लिख लेना, मछली में शुद्ध और अशुद्ध, मछली में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मछली में शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक ही परिसंचरण तंत्र में होता है, एक ही परिसंचरण तंत्र में होता है। एक ही परिसंचरण तंत्र में होता है। अभी तुरंत बताए थे, बताओ। प्लेटलेट शरीर से बाहर रक्त का थक्का बनाता है क्या अंदर? हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता। बताए थे ना, ये जब कट खोट जाता है तब जो थक्का बनाएगा वो कौन बनाएगा? प्लेटलेट। और शरीर के अंदर जो रक्त आपका जमेगा नहीं, किसके कारण? किसके कारण? हिपेरिन के कारण। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यकृत बोले तो लीवर में। पित्त का निर्माण भी यकृत में होता है। किसका निर्माण? ये पित्त का निर्माण भी कहाँ होता है? अब पित्त का स्टोरेज कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का काम है वसा का पाइसीकरण करना। पित्त का काम क्या है? पाइसीकरण करना मतलब क्या करना? तोड़ना। पाइसीकरण करना मतलब क्या करना? तोड़ना। अब देखो, कहता है लसिका। अभी तुरंत ने बताए थे लसिका क्या करता है? वसा का वहन, पाचित वसा का वहन। किसका वहन करता है? लसिका पाचित वसा का वहन करता है। लसिका रक्त प्लाज्मा के समान, परंतु इनमें अल्प मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तथा यह कैसा होता है? रंगीन। एगो और ध्यान रखना, क्लोरीन भी रंगहीन होता है। क्लोरीन क्या होता है? चला, रंगहीन होता है। लसिका रक्त प्लाज्मा के समान, परंतु इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। और यह कैसा होता है? चला, रंगहीन। और यह क्या करता है? पचित वसा का वहन करता है। किसका वहन करता है? प्लाज्मा क्या करता है? चला, CO2 भोजन और नाइट्रोजनी अपशिष्ट का वहन करता है, जबकि लसिका पचित वसा का वहन करता है। लसिका में प्रोटीन भी पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन में भी प्रोटीन पाया जाता है। एल्ब्यूमिन में भी प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना चला, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन किसमें? चला, ग्लोब्यूलिन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कहां पाया जाता है? मूत्र में। एल्ब्यूमिन में भी पाया जाता है प्रोटीन। हम अभी तुरंत बताए थे, प्लाज्मा जो है वो भोजन का, खनिज लवण का तो वहन करवे करता है, साथ में एमिनो एसिड का भी वहन करता है। किसका वहन करता है? ग्लोब्यूलिन में भी प्रोटीन होता है। लसिका भी प्रोटीन का बना होता है। एल्ब्यूमिन भी किसका बना होता है? प्रोटीन का। हो गया? बढ़िया। लसिका तरल को बाह्य कोशिकाएं अवकाश से पुनः रुधिर में ले जाता। बाह्य कोशिकाओं से फिर रुधिर में लसिका ही ले जाता है चीजों को।
पादप में अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होने का। अब देखो चला, पादप में, पौधों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका जो बाहरी उत्तक है, जो बाहरी आवरण जिसको आप कहते हैं मृदु उत्तक, मृदु उत्तक कहते हैं ना, वो चला कंप्लीट मरा हुआ होता है, उसमें कोई जान नहीं होता। इसलिए मनुष्य की तुलना में, स्तनधारी की तुलना में पौधों को कम भोजन की आवश्यकता होती है। देखते नहीं, एक बार हम लोग पौधा लगा देते हैं और उसको 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 6 महीना बाद भी खाद देते हैं तो कोई दिक्कत होता है? आम वाम में तो देखते हैं जब आम फलने का टाइम आता है उससे कुछ दिन पहले लोग एक बार खाद लगा देता है। तो पौधों को कम ऊर्जा की जरूरत होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे उत्तक मृत हैं। बहुत सारे उत्तक क्या हैं? मृत हैं, जिसको ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं, आपको कहेगा क्वेश्चन कि पादप में अधिकांश कोशिकाएं मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि ज्यादा? कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन, जाइलम में जल की गति, चूसक प्रेरक बल, इचलक। देखो एक चीज का ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन, एक मिनट होल्ड डाउन। जाइलम में जल की जो गति होती है ये कोशिका टू कोशिका होती है, सेल टू सेल, कोशिका से कोशिका में। लिख लो, कहता है वाष्पोत्सर्जन, जाइलम में जल की गति कोशिका से कोशिका में चूसक या प्रेरक बल द्वारा होता है। हम बताते हैं कैसे। अभी तुरंत आपको बताए थे हम परासरण, याद है? क्या बताए थे? चला, परासरण क्या बताए थे? तो परासरण एक प्रकार का चूसके बलना है रे। जैसे पानी का परासरण होता है, तो पानी का परासरण होता है तो पानी हम लोग जड़ में डालते हैं और उसका क्या कर लेता है? चूसन कर लेता है। तो चूसके बल के द्वारा ना परासरण होता है। तो हम लोग कहते हैं प्लोएम हो या जाइलम हो, कौन बल काम करता है वहां? चूसक। चूसक बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरक बल के नाम से जानते हैं। अभी तुरंत बताए थे हम, प्लोएम के बारे में सब जानता है, खनिज लवण या भोजन का संचरण करता है। जाइलम जल का, प्लोएम किसका? खनिज लवण का। प्लोएम किसका? खनिज लवण का। लेकिन जानिए आपकी प्लोएम पादप में भोजन के अलावे किसका? एमिनो एसिड का संचरण करता है। किसका संचरण करता है? ये तो 112 पढ़े होंगे, जाइलम जल का, प्लोएम खनिज लवण का, जाइलम जल का, प्लोएम खनिज लवण का, जाइलम जल का, प्लोएम खनिज लवण। लेकिन अब आप ये जानिए कि प्लोएम खनिज लवण का तो करवे करता है, साथ में क्या रहता है? एमिनो एसिड। साथ में क्या रहता है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। अब प्रोटीन से उत्तक का, उत्तक से अंग का, अंग से शरीर का। अब कहता है चला मानव उत्सर्जन तंत्र, जैसे देखो किडनी उत्सर्जन तंत्र है। किडनी क्या है? चला बताओ, किडनी का गो होता है? 2 गो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, अगर आप पढ़िएगा एनसीईआरटी तो आपको मिल जाएगा। 2 गो किडनी होता है। इसको कहते हैं चला मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का गो होता है? 2 गो। इसको कहते हैं मूत्राशय। ई हो गया मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग हो गया कै गो? 1 गो। मूत्राशय हो गया 1 गो। मूत्रवाहिनी हो गया 2 गो। वृक्क हो गया 2 गो। कितना बारी क्वेश्चन हम बताए भी हैं, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहते हैं मानव में ये 2 गो किडनी होता है, 2 गो मूत्रवाहिनी होता है, 1 गो मूत्राशय होता है। ये क्या है? मूत्रवाहिनी। ये क्या है? मूत्रमार्ग। ये क्या है? क्या है ये? मूत्राशय। ये क्या है? किडनी। ये क्या है? किडनी। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, वृक्क बोले तो किडनी, 2 मूत्रवाहिनी। कितनी मूत्रवाहिनी? और 1 क्या? मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। क्लियर है? कितना किडनी होता है? 2 गो। मूत्रवाहिनी का 1 गो? 2 गो। मूत्राशय का 1 गो? 1 गो। मूत्र मार्ग का 1 गो? 1 गो। कृत्रिम वृक्क का नाम सुना है ना? डायलिसिस जो हम लोग कहते हैं, अपोहन। अरे मशीन लगा के आजकल चला किडनी फेल्योर खूब हो रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार का मेडिसिन रेगुलर खाइएगा ना तो किडनी फेल्योर के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोई भी मेडिसिन, जैसे कुछ लोगों को गांव घर में अभी हम देखे तो वो मेडिकल शॉप वाला हमारा दोस्त है, उसके दुकान पे हम थे तो एक आदमी था, वो आया तुरंत गैस का दवाई लेने। गैस का दवाई लिया और चल गया। बेचारा गरीब आदमी था, 6 टका का टेबलेट, सब 6 टका 7 टका डेली कमाता था लेबर में।
आया अपना 60 टका का दवाई लिया, चल गया। फिर आया अगले दिन, फिर हम गए संजोग से उसी टाइम में, तो फिर वो दवाई लेकर 60 टका का चल गया। हम बोले कि भाई जो तुम दवाई खा रहे हो ये 60 टका 60 टका 60 टका, ये कब से खा रहे हो गैस का दवा? बोला पिछले 7 साल से खा रहे हैं। अब उसको एक बार कभी गैस हो गया, गैस होने के बाद उसको दवाई खाने के बाद रिलीफ मिल गया, रिलीफ मिल गया, वो बार 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 खाने लगा। बॉडी उसका एंटी नहीं बना पाया, जो एंटा एसिड जनरेट नहीं कर पाया, जिसके कारण उसका वो आदत लग गया। और लग गया तो धीरे 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 चला, क्या होगा, उसका किडनी फेल्योर होगा। पेन रिलीफ का मेडिसिन लोग देखिएगा, किसी किसी गांव घर में जोड़ का दर्द हो रहा है, अब डॉक्टर बोला कि 1 सप्ताह पेन रिलीफ खाइए, वगैरह वगैरह से आराम लगता है, डेली वो मार लेता है। आपके अगल बगल में भी ऐसे प्राणी पाए जाते होंगे, डेली गैस का गोली, डेली पेन रिलीफ खाने वाले। तो चला ऐसे लोगों को एकदम सख्त मना कीजिए कि आप डॉक्टरी सलाह लीजिए, नहीं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो किडनी आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और किडनी एक बार फेल हो गया मतलब फिर बचने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सब चला लालवे जी नहीं ना है कि बेटी ही थी तो बेचारे को दूसरा किडनी मिल गया। लेकिन अब समझो उनकी बेटी तो बहुत महान है कि वो अपना किडनी जो है उनको दे दिए, तो उनके साथ कुछ अलग प्रॉब्लम होता होगा, अधिक उम्र होने के बाद कुछ भी हो सकता है, ये अलग मैटर है। लेकिन नहीं खाना चाहिए। परिवार में भी कोई अगर एक्स्ट्रा बहुत मेडिसिन, अब देखिए गांव घर का जो डॉक्टर होता है, जो झोला छाप सब, वो सब हिट एंड ट्रायल करता है वो पेशेंट पर। हिट एंड ट्रायल समझ रहा है ना? जैसे देख लिया कि पहले देखेगा बुखार है, तो बुखार है तो पहले ओकरा सुमो ठोकेगा एगो, आ एगो एंटीबायोटिक एजिथ्रल मार देगा। ठीक है, कोरोना के टाइम में देख लिया कि एंटीबायोटिक खूब काम करता है, अभी सब एजिथ्रल खा रहा है, एजिथ्रल मार दिया, अब देखा नहीं ठीक हो रहा है, कहेगा चलो एजिथ्रल के अब सुइया मारो। फिर ओग्रोस नहीं ठीक हुआ तो कहेगा नहीं तेरा मलेरिया के लक्षण है, मारो दूगो मलेरिया के दवाई। फिर ओग्रोस ठीक नहीं हुआ, कहेगा ना लंबा खींच रहा है, टाइफाइड है, फिर मारो ओग्रो दवाई। साला वो बुखार अपने ठीक हो जाता है उतना दिन में, जितना दिन में वो हिट एंड ट्रायल मार रहा है। जैसे गांव घर में बिजली मिस्त्री जो रहता है, वो जो तुम लेके चल जाओ कोई मदरबोर्ड ठीक करवाने, मोबाइल लेके चल जाओ, फलना चिलना, वो हिट एंड ट्राई मारता है, यहां सटाएगा चला। वो इतना माथा पेची करते रहता है, कभी उसके पास जाना, गांव का बिजली मिस्त्री के पास हम गए आयरन लेके ठीक करवाने के लिए, बहुत दिन पहले की बात है, कहता है वो इसे ठीक कर रहा था, आंख में अति लगा, हमने तरफ देखो नहीं किया, हम कह रहे हैं आयरन खराब है, अब क्या कर रहा है, चला तोरा तुझे टीवी लेके गया, सटा सटा के सब उखाड़ उखाड़ के नया सटा सटा के देख रहा है, एक चला एक चला एक बार गांव के मिस्त्री के पास जो सामान चला गया वो चला गया, क्योंकि ओकर चलता है हिट एंड ट्राई, क्योंकि वो छोटा मिस्त्री है ये नहीं है, वो हिट एंड ट्राई करता है। तो कहते हैं अगर आप डायलिसिस करते हैं तो डायलिसिस में अपोहन कहते हैं इसको हिंदी में, बहुत लोगों का चला अभी किडनी फेल्योर हो रहा है, उसका कारण यही है, अधिक पानी पीने से भी किडनी फेल्योर होगा, कम से भी होगा, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पिए, अधिक ना कम पिए। कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क हो गया डायलिसिस। कृत्रिम वृक्क क्या है? डायलिसिस। अब जाइएगा, हम एक बार डायलिसिस देखे, चला उसमें कुछ नहीं होता है, तुम्हारा किडनी काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा किडनी यूरिया को छान नहीं पा रहा है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा, रक्त को किडनी में जो जा रहा है वहीं से निकाल के मशीन में डाल देगा, अब मशीन में डाल के ओकरा शुद्ध करेगा, और शुद्ध करके तब तो शरीर में डाल देगा, तो डाल देगा, इसी को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं इसको? तो देखो किडनी में अगर होगा ये तो रक्त में बहुत सारी चीजों का वो अवशोषण करता है, लेकिन मशीन करेगा क्या? मशीन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क, ये कृत्रिम वृक्क अपोहन जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, में मूत्र का पुनः अवशोषण नहीं होता है, सिर्फ वो क्या करता है, छानता है। डायलिसिस में कहेगा छानता है कि अवशोषण करता है, तो कहेंगे केवल क्या करता है, छानता है, केवल क्या करता है, छानता। किडनी छानता भी है, अवशोषण भी करता है। क्लियर है? तो कृत्रिम डायलिसिस हो गया तुम्हारा अपोहन। पौधों में, इसको चला काट दो, फालतू का लाइन है। सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के, डेंड्रॉइड का नाम सुना है? अरे डेंड्रॉइड का नाम सुना है? किसके द्वारा किया जाता है? डेंड्रॉइड है ही है, डेंड्रॉइड
देखो चला, एक होता है सिनेप्स। सिनेप्स का नाम सुना है? न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसी को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइड द्वारा किया जाता है। यही है डेंड्रॉइड, द्रुमिका जिसको कहते हैं। द्रुमिका यानी डेंड्रॉइड के द्वारा सूचना एकत्रित किया जाता है। आई चला, कौन सिग्नल होता है? विद्युतीय सिग्नल। कौन सिग्नल? विद्युतीय सिग्नल होता है। अब दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं चला? अब देखो, कहता है द्रुमिका यानी डेंड्रॉइड द्वारा कौन आवेग उत्पन्न होता है? कौन आवेग उत्पन्न होता है? विद्युतीय आवेग। डेंड्रॉइड जो होता है वो कौन आवेग उत्पन्न करता है? विद्युतीय आवेग। एक्सॉन कौन चला? ये है एक्सॉन। ये तंत्रिका कोशिका है, इसके बीच में ये क्या है चला? एक्सॉन। एक्सॉन के अंतिम छोर पर विद्युतीय आवेग किसमें बदल जाता है? यहां तक तो चला ये विद्युतीय आवेग होता है, लेकिन इसके अंतिम छोर पर जब यहां आएगा तो ये विद्युतीय आवेग किसमें बदल जाएगा? रासायनिक आवेग। किसमें बदल जाएगा? रासायनिक आवेग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? लेकिन अगर आपको कहेगा तंत्रिका में कौन आवेग होता है तो कहेंगे विद्युतीय आवेग। और कहेगा तंत्रिका के एक्सॉन के अंतिम भाग पर विद्युतीय आवेग किसमें बदल जाता है? रासायनिक आवेग। किसमें बदल जाता है? रासायनिक आवेग में बदल जाता है। तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर क्या होता है? क्या होता है रे? सिनेप्स बना होता है। क्या बना होता है? सिनेप्स बना होता है। सिनेप्टिक एंड होता है। सिनेप्स क्या होता है चला देखो, कभी कभार ऐसा देखना, जितना भी दिमाग वाला दवाई चलता है ना, ब्रेन से रिलेटेड दवाई चलता है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से रिलेटेड दवाई चलता है, देखना बहुत लंबे समय तक चलेगा। बहुत लंबे समय तक। किसी को भी देखना, एक बार दिमाग वाला डॉक्टर के पास जाना, वो 6 महीना से कम का दवाई नहीं लिखेगा। मिनिमम पहले 3 महीना का लिखेगा, 3 महीने के बाद फिर कहेगा आना, तब तुम्हारी स्थिति देख लेंगे क्या है, अब फिर तुम्हारी दवाई को क्या करेगा? बढ़ाते चला जाएगा। उसका कारण है कि जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, सिनेप्स, ये मान लो 2 न्यूरॉन्स है, इसके बीच में सिनेप्स है, ये चला मिसमैच कर जाता है, आदमी का संतुलन खो जाता है। जो सिग्नल उसको मिलना चाहिए, जो उसको रिफ्लेक्स एक्शन या किसी ठंडा गर्म चीजों को वो समझ पाएगा, वो नहीं समझ पाता। उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो लैक करने लगता है। उसी को सीधा करने के लिए, फिर उसको मिलाने के लिए हम लोग दवाई का यूज करते हैं, इसीलिए वो दवाई लंबे समय तक चलता है। ये जो दो तंत्रिका, 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है, इसी को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यही चला ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारा सिग्नल जो है वो क्या करने लगता है? मिसमैच। तो नहीं कहते हैं पागल हो गया है। पागल हो गया मतलब उसका सिग्नल क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है। उसको लंबे समय तक फिर उसको मैच करने के लिए दवाइयां चलाई जाती हैं। कहते हैं तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर क्या होता है? क्या होता है रे? सिनेप्स होता है। क्या होता है? सिनेप्स होता है। जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वही सिनेप्स अगर मिसमैच हो जाएगा तो आवेग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो वही आदमी हो जाता है पागल। तो उसमें चला, कोई भी डॉक्टर होगा तो लंबे समय तक के लिए आपको मेडिसिन लिखेगा। जंतु में प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नाम सुने हो? बोलो रे। जंतु में प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स एक्शन मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है, जो मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होता। क्या है चला कि अभी अगर मान लो हमको कोई यहाँ चुभाएगा, इससे चुभाएगा तो एक सिग्नल हमारे तंत्रिका तंत्र को जाएगा कि भैया चुभ रहा है, दर्द हो रहा है। फिर दूसरा एक एक्शन इधर से होगा और फिर रिफ्लेक्स एक्शन होगा तंत्रिका तंत्र से इधर की ओर रिकवर करने के लिए। बोलो रे। तो जब रिकवर करने के लिए जो ये सिग्नल छोड़ेगा, वो सिग्नल मस्तिष्क के कंट्रोल से बाहर होता है। वो सिग्नल कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। कौन करता है? जैसे अगर हम किसी को ऐसे चुभा देते हैं तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को सूचना मिलती है कि भैया चुभ गया है। चुभ गया है तो ये सूचना यहां से गया कहां? मस्तिष्क को। मस्तिष्क फिर सूचना बैक करता है कि भैया उसको रिकवर करो। रिकवर करो तो वो किसके पास आता है? स्पाइनल कोड के पास। तो बताओ मस्तिष्क के कंट्रोल से बाहर हो गया कि उसके कंट्रोल में रहा? तो कहते हैं जंतु में प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स एक्शन मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है, जो मस्तिष्क के नियंत्रण से किसके नियंत्रण में चला जाता है? स्पाइनल कोड किसके नियंत्रण में जाता है? लिख लो इसी को बढ़ा के, तथा यह
तथा यह स्पाइनल कोड के नियंत्रण में चला जाता है। तथा यह स्पाइनल कोड के नियंत्रण में चला जाता है। किसके नियंत्रण में चला जाता है? स्पाइनल कोड के नियंत्रण में चला जाता है। अब चला देखो, कहते हैं मेरू रज्जू, नाम सुने हो? हेलो, क्या कहते हैं? चला मेरू रज्जू, क्या कहते हैं? मेरू रज्जू रीढ़ की हड्डी केसरुक दंड से क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। जो आपका स्पाइनल कोड होता है वो किससे सुरक्षित रहता है? केसरुक दंड से सुरक्षित रहता है। पादप सूचनाओं का संवहन विद्युत रसायन के उपयोग द्वारा करता है। रसायन के उपयोग द्वारा नहीं, किसके? क्यों? क्योंकि पादप में भोजन आयनों में टूट जाता है, और जहां पर आयन का प्रवाह होगा वो किसका प्रवाह है? विद्युत धारा का। किसका प्रवाह है? आयन का प्रवाह। किसका प्रवाह है? विद्युत धारा। तो कहते हैं पादप सूचनाओं का संवहन रसायन के उपयोग से कि विद्युत रसायन के उपयोग से? अब कहता चला पादप कोशिका का आकार एवं दिशा किसके द्वारा? अच्छा बताओ, पादप में कोशिका की जो दिशा होगी किधर से किधर जाएगा, तो जल ने तय करेगा। जल जिधर बहेगा उधर कोशिका की दिशा होगी, या जिधर जल नहीं बहेगा उधर कोशिका की दिशा नहीं होगी। तो कहते हैं पादप कोशिका में आकार और दिशा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एक होता है रसानुवर्तन। रसायनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का किसमें बदलना है? बीजांड की ओर वृद्धि करना है। पादप वृद्धि हार्मोन। अच्छा, ऑक्सीन का नाम सुने हो ना? ये क्या है? वृद्धि हार्मोन। साइटोकाइनिन में क्या होता है? कोशिका विभाजन। एस्बेसिस एसिड का नाम सुना होगा, तो कोशिका वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। पतझड़ वगैरह उसी से ना आता है रे। ऑक्सीन वृद्धि हार्मोन है, बोलबे नहीं करेगा। एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। तो कहते हैं जिब्रेलिन का नाम सुना है? तना हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, इसमें वृद्धि किसके कारण होता है? जिब्रेलिन के कारण। किसके कारण? देखो तुमको क्या क्या पूछेगा। ऑक्सीन। ऑक्सीन वृद्धि हार्मोन है। प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है? ऑक्सीन के कारण। प्रकाश के प्रति जो अनुवर्तन होता है किसके कारण? किसके कारण? ऑक्सीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऑक्सीन के कारण होता है। जिब्रेलिन के कारण तना, फूल, फल इत्यादि में क्या होता है? वृद्धि होता है। एब्सिसिक एसिड के कारण पतझड़ होता है। तो पतझड़ कब होगा? इसका मतलब वो वृद्धि को रोकेगा कि बढ़ाएगा? साइटोकाइनिन के कारण कोशिका विभाजन होता है। बोलबे नहीं करेंगे। कहते हैं पादप में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन का संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग। अब बताओ, वृद्धि होगा तो अग्रभाग में वृद्धि होगा कि बीच वाला में? अग्रभाग ही न चला बढ़ेगा। तो कहते हैं पादप में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन के संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग में होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। जिब्रेलिन तना, फल, फूल इत्यादि में वृद्धि के लिए सहायक है। साइटोकाइनिन किसमें सहायक है? कोशिका विभाजन में सहायक है। एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि करता है कि वृद्धि को रोकता है? एब्सिसिक वृद्धि संदर्भ रोकने तथा पानी फल को गिरने में मदद करता है। इसी को न चला पतझड़ कहते हैं। आपको कहेगा पतझड़ के लिए कौन जिम्मेवार है? एब्सिसिक। कहेगा ऊपरी भाग के वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है? ऑक्सीन। कौन जिम्मेवार है? ऑक्सीन। तना, फल, फूल के वृद्धि के लिए जिब्रेलिन। कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किसके लिए? कोशिका विभाजन के लिए। एब्सिसिक एसिड किसके लिए? पतझड़ के लिए। कहेगा फल जो है झड़ के गिर जाता है, किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। पौधों में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सीन तथा बाहरी वृद्धि के लिए कौन? जिब्रेलिन।
तनाव वगैरह जो मोटाएगा वो किसके कारण? जिब्रेलिन के कारण। किसके कारण? एड्रीनलिन का भी तुरंत बताए थे किससे संबंध है? हृदय